पश्चिम बंगाल की काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रितेश तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता टीएमसी को गंभीरता से नहीं ले रही है और लोगों ने आगामी चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है। रितेश तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दों पर वोट करना चाहती है, कि सिर्फ भावनात्मक या जातीय समीकरणों पर। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। उनके मुताबिक राज्य में कानून व्यवस्था, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है। तिवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं। तो फिर बाकी लोग भी नहीं डरते हैं। तृणमूल को कोई अब सीरियस लेता नहीं है, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव में लोग मन बना चुके हैं। मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% पैदल चल के घुमा हूँ। मैं रोज़ 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ और हज़ारों लोगों से रोज़ मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। जिस तरह से कास्ट, क्रीड, सोसाइटीज़ के सभी लोग जिस तरीके से मेरे सामने को आ रहे हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद कर, खास करके महिलाएं, मैंने अतुलनीय है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से लोग ग्रीट कर रहे हैं। ये परिचायक है, इस चुनाव में लोग मन बना लिया कि तृणमूल कांग्रेस को हराएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने डिलिमिटेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर देश में लागू की जाती है। संजय सरावगी ने बताया कि जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती है और वोटर्स की संख्या में इजाफा होता है, वैसे वैसे विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है ताकि हर नागरिक को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट विजन है कि महिलाओं को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके इरादे और काम करने का तरीका स्पष्ट नहीं है। उनके मुताबिक अगर विपक्ष सच में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर होता तो पहले ही ठोस कदम उठाए गए होते। देखिए, परसिमन तय होता है कि इतने सालों के बाद देश का विधानसभा और लोकसभा का पुनर्सीमन होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ती है, मतदाता बढ़ते हैं, तो परसिमन होना ही। और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि महिलाओं को भी कानून बनाने में अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस की नीयति ठीक नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया है, किरण रिजिजू जी ने सभी दलों से आग्रह किया है कि सब लोग एकजुट होकर यह जो नारी शक्ति विधेयक का जो संशोधन आ रहा है उसको पास कराया जाए। लेकिन मंशा सही नहीं है, इसीलिए कुछ खोज खांच लगा के कैसे उपाय खोज रहे हैं। इसलिए परसिमन भी तय, परसिमन होता रहता है, कोई पहली बार परसिमन नहीं हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति कानून बनाने में भी महिलाओं की भागीदारी हो, इसलिए। लेकिन सोनिया गांधी हो, इन लोगों ने 30 साल तक महिलाओं को आरक्षण का विधेयक पास नहीं कराया। अपने ही दलों के लोगों से, अपने ही साथ के लोगों से विरोध कराते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है तो सबको जरूर इस पे एक होकर जो है इसको होना चाहिए। कांग्रेस की मंशा सही नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश में हो रहे विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज देश में जो विकास देखने को मिल रहा है वह प्रधानमंत्री की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, ब्रिज और गरीबों के लिए योजनाओं में तेजी से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया है बल्कि आम लोगों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी है। चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो या सुविधाओं का विस्तार, हर क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि देश की प्रगति अब वैश्विक स्तर पर भी नजर आ रही है और भारत की छवि मजबूत हुई है। उनके मुताबिक यह सब मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीतियों के कारण संभव हो पाया है। मोदी जी हमारे लीडर हैं और मोदी जी की पॉलिसी के कारण ही आज इस देश में आप देखे होंगे कि चाहे हाईवे की बात हो, नदियों पे पुल की बात हो, गरीब तक सुविधा पहुंचने की बात हो, लोगों के सुरक्षा की बात हो, युद्ध के समय में भी भारत में डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ा,
10 रुपया प्रति लीटर सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। पूरे दुनिया के देश में देखिए डीजल के दाम 30-30 रुपया लीटर, 40-40 रुपया लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ही हमारे नेता है। जब उनके नेतृत्व में जब बंगाल आएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ माँ, माटी, मानुष सबको जो खुशी होने वाली है उसका हम अन्य राज्यों में एग्जाम्पल दे चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही हर सीट पे है ऐसा मान के चलिए। नेता तो हमारा होता ही है, विधायक हमारा प्रत्याशी होता ही है, विधायक जीतेगा ही। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से नहीं चलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा, उनको अवसर, युवाओं को अवसर, किसान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कहाँ से आई? ये सब तबे हुई जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा अब घमंड से भरी पार्टी बन गई है और उसके नेताओं की भाषा और व्यवहार में ये साफ दिखाई देता है। कश्यप ने आरोप लगाया कि सपा के नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं जो राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से जनता में गलत संदेश जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उनके मुताबिक महान नेताओं का सम्मान होना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक विवादों में घसीटना चाहिए। कश्यप ने कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी अहंकार में है, प्राउडी पार्टी हो गया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी करना, मुख्यमंत्री जी को गालियां देना, और अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साइकिल पे पीछे बिठाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है समाजवादी पार्टी? कि बाबा साहब कोई पिछलग्गू थे? बाबा साहब क्या देश के संविधान निर्माता नहीं है? क्या बाबा साहब ने देश के दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष नहीं किया? एक तरफ तो पीडीए की बात होती है और दूसरी तरफ भारत के आदर्श और संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का अपमान करके समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल अपने लिए गड्ढे खोद रही जिसमें उसको गिर के कम से कम खत्म होने का अवसर मिलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को लेकर दिए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM सिर्फ जनता की आवाज़ उठाने का काम करती है और ख़ास तौर पर उन वर्गों के लिए लड़ती है जिन्हें राजनीतिक रूप से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल हैं और उनकी पार्टी का मकसद उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी समुदाय को अपनी आवाज़ नहीं मिलती तो वो हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सामने ला रही है। कभी टीएमसी हमको बीजेपी से मिलाता है, ये हमको टीएमसी से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी बी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज़ हैं और हम हरगिज़ इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे। और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने जरूरी फैसले क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई नीति पहले से योजना में थी तो उसे उस समय लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब भी कई अहम मौके थे लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। संजय झा ने कहा कि अब जब ऐसे मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पहले इन्हें लागू करने से किसने रोका था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब बिल लाया जाएगा तो उसके साथ डिलिमिटेशन और सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे जिससे प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। अब वो क्या कह रही है, पहले से तय था तो क्यों नहीं कर ली जब शासन में थी? कौन रोका था? हमको याद है नीतीश जी जब ये यूपीए की सरकार थी, ये बिल आया था तो दिल्ली में थे और आउट ऑफ वे जाकर के सपोर्ट किए थे। बोले इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है। कौन रोका था करने के लिए?
क्यों छोड़ दी थी उस समय? तो जब वो बिल आएगा तो डिलिमिटेशन तो होगा ही ना, सीटें बढ़ेंगी ना। ये सीटें तो 72 73 के बेसिस पर आज के डेट में, उस समय जो पॉपुलेशन था उसके बेसिस पर। तो जब सीट बढ़ेगी तो जितना उनका सीट बढ़ेगा उसी हिसाब से डिलिमिटेशन करके और चीज़ों को, इसमें कहाँ से देश बंटवारा कहाँ से हो गया? ये तो हिस्टोरिकल मूवमेंट है। इनको कोई भी इशू है उसका विवाद और कंफ्यूजन करना है, और इसीलिए कांग्रेस का जो हाल आप देख रहे हैं आज, तो कांग्रेस को आगे बढ़ के सपोर्ट करना उनको लगता है कि पहले से था, तो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इस चीज को? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी योजनाओं में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले जिन समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता था, जैसे खुले में शौच की समस्याओं ने अब गंभीरता से लिया गया और लाखों घरों में शौचालय बनाए गए। वहीं नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रहा है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा जो महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगा और संसद में नया इतिहास बनाएगा। इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी, आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस समय विकास की यात्रा के एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां 21वीं सदी के सबसे अहम फैसलों में से एक लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फैसला केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जोड़ते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती रही है, लेकिन अब उसे वास्तविक रूप देने का समय आ गया है। उनके मुताबिक यह निर्णय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी तथा नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें